नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु लगातार प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अभ्यास प्रश्न निश्चित ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो रहे होंगे। तो चलिए इसी के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ गया, राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी एंड्रू जॉनसन और ऑप्शन डी बिल क्लिंटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्हें एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ गया। इसके अतिरिक्त रिचर्ड निक्सन ऐसे राष्ट्रपति थे अमेरिका के इतिहास में जिन्होंने सर्वप्रथम इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने वाले ये अकेले एकमात्र राष्ट्रपति वर्तमान समय तक हैं। एंड्रू जॉनसन की बात करें तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन महाभियोग 2/3 बहुमत में से सिर्फ 1 वोट कम पड़ने के कारण पूर्ण नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन पर तमाम नियंत्रणों में से वह जो ज़्यादा सतत और स्वसुधारक है यह है। तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं, ए विधानमंडल द्वारा नियंत्रण, ऑप्शन बी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण और सी है न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण और मीडिया द्वारा नियंत्रण। तो आपको बताना है लोक प्रशासन पर सर्वाधिक सतत और स्वसुधारक नियंत्रण कौन सा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण सभी देशों में किसी न किसी रूप में जरूर देखा जाता है और समस्त उत्तरदायी सरकार में प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण अपेक्षित होता है। अगर ये नियंत्रण नहीं होता है तो नौकरशाही जो है वो तानाशाही में कन्वर्ट होने लगती है और नौकरशाही के राज की कहावत चरितार्थ होने लगती है। इसलिए कार्यपालिका द्वारा स्पष्ट नियंत्रण देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह अभिकथन और कारण पर निर्भर है। अभिकथन दिया है, भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट आरंभ किया। कारण बताया है, पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य परंतु आर असत्य है, तथा ऑप्शन डी है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के तहत भारत सरकार ने फाइल जंपिंग एक्सपेरिमेंट आरंभ किया, तो बिल्कुल सही है और इसका कारण है पदानुक्रमिक संरचना कार्य पूरा करने में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करती है, इसलिए अधीनस्थों को कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं ताकि अनावश्यक कार्य विलंब उत्पन्न ना हो। अगला प्रश्न देखेंगे, मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए रोजगार अवसर प्रदान करना, बी गरीबी को घटाना, सी विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना और डी कृषि संबंधी संकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि संबंधी संकट से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा मनरेगा का उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना, गरीबी को घटाना और विपदाग्रस्त प्रवसन को रोकना था। मनरेगा 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लाया गया था। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिन का रोजगार दिए जाने का एक वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो विकास प्रशासन के लिए जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें कौन सी सही है बताना है। विशेषताएं दी हैं, पहली विशेषता परिवर्तन उन्मुखीकरण, दूसरा सेवार्थी अभिमुखीकरण, तीसरा नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण और चौथा है पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य। तो इसमें से बताना है विकास प्रशासन की विशेषताओं में कौन सी सही है। कोड दिए हैं, ऑप्शन ए में है ए और पहला और दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा, सी है पहला दूसरा और चौथा, डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी विकास प्रशासन की विशेषताओं में ये चारों ही विशेषताएं शामिल होती है, परिवर्तन उन्मुखीकरण, सेवार्थी अभिमुखीकरण, नागरिक प्रतिभागिता संबंधी अभिमुखीकरण, पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य। इसके अलावा नवाचार, नियोजन, प्रभावी एकीकरण और प्रगतिशीलता भी विकास प्रशासन की विशेषताओं में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। तो आपको बताना है ये कथन किसका है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हंस जे मार्गेनथाउ, बी हेनरी किसिंजर, सी है जोसेफ नाई और डी है सुजेन स्ट्रेंज। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जोसेफ नाई। जोसेफ नाई ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सत्ता मौसम के समान है, प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में बात तो करता है परंतु कुछ ही उसे समझते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण समझौतों को आरोही क्रम में कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको बताना है, यहाँ पे शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण से संबंधित समझौते दिए हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी यानी ORT, दूसरा है केमिकल वेपन्स कॉन्वेंशन, तीसरा है ओपन स्काइज ट्रीटी और चौथा है ओटावा लैंडमाइन कॉन्वेंशन। तो इसको आपको एक के बाद एक व्यवस्थित कालानुक्रम के अनुसार करना है। ऑप्शन ए में है 4, 1, 3 और 2, बी में है 1, 4, 2, 3, सी में है 3, 2, 4, 1 और डी में है 2, 3, 1, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 3, 2, 4, 1। चलिए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले 3 है ओपन स्काइज ट्रीटी, ये 1992 में आई थी। उसके बाद में 2 है, 2 नंबर पे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये 1993 में आया था। फिर 3rd नंबर पे दिया है ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन, चौथे नंबर का है ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन, ये आया था 1997 में। और सबसे अंत में जो नंबर 1 पे दिया है स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी यानी SORT, ये 2002 में आई थी। तो ये सही कालानुक्रम 3, 2, 4, 1 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए है शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवी विश्व में बहुध्रुवी पल है। कारण आर दिया है अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है। सैन्यीकरण भी विस्तारित हुआ है। घरेलू रूप से विभाजन और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो कोड के अनुरूप आपको उत्तर देना है। इसमें दिया है ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में है ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में दिया है आर ए की सी में दिया है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी में दिया है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अनुरूप ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोनों कथनों को देख लेते हैं। शीत युद्ध का उत्तरोत्तर काल एक ध्रुवी विश्व में बहुध्रुवी पल है, तो ये गलत है। और जो इसका कारण दिया है वो सत्य है। कारण दिया है अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट अभिनेता बना हुआ है परंतु वित्तीय रूप से ऋण में है, तो बिल्कुल ये स्पष्टता देखा जाता है। और सैन्यीकरण भी विस्तारित हुआ है। घरेलू रूप से विभाजित और अंतर्राष्ट्रीय रूप से अप्रिय बना हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियां अमेरिका में वर्तमान में मौजूदा रूप में दिखाई दे रही हैं। घरेलू रूप में भी उनमें अंदरूनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी कहीं ना कहीं उनकी निंदा ज़्यादा हो रही है और इसका सैन्यीकरण का भी अत्यधिक विस्तार हो रहा है। परंतु इन सब के बाद भी अमेरिका विश्व का उत्कृष्ट नेता बना हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिरोधन कंटेनमेंट नीति किस मत से संबंधित है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है डल्लेस सिद्धांत, ऑप्शन बी है ट्रूमैन सिद्धांत, सी है निक्सन सिद्धांत, डी है रूजवेल्ट सिद्धांत। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, रूजवेल्ट सिद्धांत। परिरोधन यानी कंटेनमेंट नीति ट्रूमैन सिद्धांत से संबंधित है। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में आया था। यह यूरोप में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जो नीति अपनाई थी उसे ही ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति बुश द्वारा वर्ष 2002 में अपने स्टेट ऑफ यूनियन भाषण में एक्सिस ऑफ इविल के रूप में किन देशों की पहचान की गई थी? तो एक्सिस ऑफ इविल के रूप में किसे कहा गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है रसिया, चीन, ईरान, ऑप्शन बी है ईरान, इराक, सीरिया, सी है क्यूबा, वेनेजुएला और रसिया, और डी है ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया। तो दोस्तों इसका पहले भी इस तरह ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया। इन्हें एक्सिस ऑफ इविल के रूप में राष्ट्रपति बुश द्वारा 2002 में अपने भाषण में कहा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जनवरी 2003, बी दिसंबर 2004, सी दिसंबर 2005, डी जनवरी 2006। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2005। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग दिसंबर 2005 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रीय पहल के भाग के रूप में भारत ने 2004 में टोक्यो समझौते की पहल की। इसके फलस्वरूप जिस संगठन का उद्भव हुआ उसका नाम बताइए। तो आपको संगठन का नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है BRICS, ऑप्शन बी है ARF, ऑप्शन सी है RECAAP और ऑप्शन डी है IORARC।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिकेप या रिक्का, ये नाम से हुआ था, RECAAP। एशियाई जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता जो कि 2004 में हुआ था, उसके तहत जो RECAAP यानी रिकेप नामक एक संगठन 2006 में बना था। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसमें वर्तमान में 21 देश सदस्य हैं और समुद्री डकैती के खिलाफ साथ में खड़े हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो भारत की विदेश नीति को कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित होता है या करता है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है पश्चिम बंगाल, सी है मध्य प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसलिए होगा क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सबसे कम प्रभावित है। उसका कारण यही है कि ये भारत के मध्य में स्थित है और इसकी सीमा किसी अन्य देश को टच नहीं करती है। इस वजह से ये विदेश नीति को सबसे कम प्रभावित करता है और विदेश नीति से सबसे कम प्रभावित भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम निम्नलिखित में से किसने अपनाया था? तो आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है थेडा सोकपॉल, ऑप्शन बी है अलेक्स डे टॉकविले, सी है चार्ल्स टिली, डी है इमाइल दुर्खिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स टिली। चार्ल्स टिली ने क्रांति के विश्लेषण में राजनीतिक संघर्ष उपागम को अपनाया था। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री, राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार थे जिन्होंने राजनीति और समाज के बीच संबंधों पर लिखा था। इन्हें 21वीं सदी के समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट कहा था? तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है भारत की साम्यवादी पार्टी, बी है अकाली दल, सी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और डी है मुस्लिम लीग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की साम्यवादी पार्टी। भारत की साम्यवादी पार्टी ने जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी को 1942 के आंदोलन के दौरान जापानी एजेंट के नाम से बुलाया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, डेरिवेटिव डिस्कोर्स यानी व्युत्पन्न संलाप की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में आशीष नंदी, बी में है पार्थ चटर्जी, सी है आशुतोष वार्ष्णेय और डी है सुदीप्त कविराज। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थ चटर्जी। डेरिवेटिव डिस्कोर्सेस की अवधारणा पार्थ चटर्जी ने विकसित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह अभिकथन और कारण पर निर्भर प्रश्न है। अभिकथन दिया है, अभिकथन ए है शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है और कारण बताया है वेमनेस अपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजीमोनिक परिस्थिति के क्षय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया है। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सत्य परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तथा डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर यहाँ पे दिया नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। शासन प्रणाली वैश्वीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता निरूपित करती है, बिल्कुल सही है। और कारण है वेमनेस अपशमन की शुरुआत यूएसए के द्वारा हेजीमोनिक परिस्थिति के क्षय होने तथा पर्यावरणीय समस्याओं में बढ़ती हुई जागरूकता ने सामाजिक वैज्ञानिकों का संवेदीकरण किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय बड़ा रिजर्व और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व है? तो आपको बताना है किस देश में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व मौजूद है। ऑप्शन दिए हैं, देश का नाम। ऑप्शन ए ईरान, बी यूएसए, सी सऊदी अरब और डी रसिया यानी रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया। रशिया में प्राकृतिक गैस का विश्व का सबसे बड़ा रिजर्व, कोयले का द्वितीय सबसे बड़ा रिजर्व और तेल का 8वां सबसे बड़ा रिजर्व मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस सैनिक कूटनीति का नाम बताइए जिसने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा की है। तो इसमें विद्वानों के नाम दिए हैं। ऑप्शन ए है
क्लाउज़विट्ज़, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है sun Tzu और ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, sun Tzu। sun Tzu ने बताया कि तमाम युद्ध धोखे पर आधारित है और सूक्ष्मता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंसा उसने की है। ये चीन के विद्वान हैं और sun Tzu कला के रूप में चीन की युद्ध नीति sun Tzu कला को अपनाती है और sun Tzu युद्ध कला नीति के रूप में चीन में काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है। तो आपको रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए ब्यूटिशियन यानी सुंदर रूप देने वाला, ऑप्शन बी है मजिस्ट्रेट, सी है सिक्कों का निरीक्षक और डी है जमींदार। यह प्रश्न पहले आ चुका है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्के का निरीक्षक। कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेटो के पूर्ववर्ती पार्मेनाइडीज सत्ता को क्या मानते हैं। तो प्लेटो के जो पूर्ववर्ती थे यानी पहले के विद्वान थे पार्मेनाइडीज, जिन्हें प्लेटो फॉलो करते थे, सत्ता को क्या मानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपरिवर्तनशील, ऑप्शन बी है परिवर्तनशील, ऑप्शन सी है दोनों का समन्वयन और ऑप्शन डी है एक देवी प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिवर्तनशील। पार्मेनिडीज ने सत्ता को अपरिवर्तनशील माना, जबकि अन्य विद्वान जिसे प्लेटो फॉलो करते थे, हेराक्लीज, इसे परिवर्तनशील बताया था और प्लेटो ने इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करके अपना ज्ञान के सिद्धांत का निर्माण किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राजनीति का गैलीलियो किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी रूस और डी है हॉब्स। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप भली भांति जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हॉब्स। हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। हॉब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं विभिन्न संश्लेषणों के मेल से घटित होती हैं। इन संश्लेषों के मूल में भी कुछ गतियां ही रहती है। यदि हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें इन मूल गतियों को समझना चाहिए। इस तरह हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी की है, जो गैलीलियो से प्रभावित स्पष्टतः नजर आता है। इसलिए इन्हें राजनीति का गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह किसने कहा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। कथन किसका है बताना है। ऑप्शन ए मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टालिन और डी माओ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है, यह कथन स्टालिन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। ऑप्शन दिए हैं ए प्लेटो एवं अरस्तु, बी हॉब्स, लॉक, रूसो, सी जेरेमी बेंथम एवं जे.एस. मिल, डी है कांट और हीगल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो एवं अरस्तु। ये दोनों चिंतक हैं जिन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्भरता का सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो निर्भरता का सिद्धांत, जिसे सामान्यतः पराश्रितता का सिद्धांत भी कहा जाता है, से संबंधित क्या नहीं है आपको बताना है। निर्भय सिद्धांत मूल रूप से मैकियावेली के विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन बी है हॉब्सन व लेनिन के साम्राज्यवाद की अवधारणा ने इसे और शक्तिशाली बना दिया। सी है सिद्धांत इस मूल्य मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है। और ऑप्शन नंबर डी है निर्धन एवं अल्प विकसित देशों के परिधि से धनी देशों के केंद्र की ओर प्रभावित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्भरता के सिद्धांत से संबंधित जो कथन नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में निर्भय सिद्धांत मूल रूप से मैकियावेली के विचारों से प्रभावित नहीं है। निर्भय सिद्धांत मूल रूप से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित नजर आता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कथन दिए हैं वो सारे कथन सही हैं। हॉब्सन व लेनिन के साम्राज्यवाद की अवधारणा ने इसे और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। सिद्धांत इस मूल मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है तथा निर्धन एवं अल्प विकसित देशों की परिधि से धनी देशों के केंद्र की ओर प्रभावित होते हैं और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देशों को और धनी बनाते हैं। तो ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
यह किसने कहा है? राज मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोगों के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो ये कथन किसका आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है डेविड ईस्टन, डी है कार्ल मार्क्स और डी है मैक्स वेबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। वेबर ने अपने नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिपादन करने के क्रम में यह प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाता है, और इसी के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि प्रभुत्व का उपयोग यदि किसी भी तरह न्यायसंगत एवं वैध हो तो यह स्वीकार्य हो जाता है। अतः उन्होंने यह कहा था कि राज मानवीय गतिविधियों से है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपागम अन्य के साथ साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक दार्शनिक उपागम, बी संस्थानिक उपागम, सी व्यवहार परक उपागम और डी कानूनी उपागम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है व्यवहार परक उपागम। तो व्यवहार परक उपागम एक उपागम है जो अन्य के साथ लोकमत और लोगों के राजनीतिक विकल्पों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है फीनिक्स सेटलमेंट, बी है टालस्टॉय फार्म, सी है पीटर मेट्सबर्ग रेलवे स्टेशन और डी है अखबार इंडियन ओपिनियन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फीनिक्स सेटलमेंट। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर फीनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। यह 1910 में इसका निर्माण किया गया था और यह एक आश्रम के रूप में था जो कि ट्रांसवाल में स्थित है। यहाँ भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान चलाया था और उसके मुख्यालय के रूप में यह कार्य करता था। तो इसके विषय में ये जानकारी भी आप याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत मालदीव रिश्तों के विषय में गलत कथन चुने। तो भारत मालदीव रिश्तों के विषय में गलत कथन ढूंढना है। कथन दिया है ए पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते में तनाव पैदा हो गया। ऑप्शन बी है मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने का अल्टीमेटम तक दे दिया और आपसी सहमति के बाद सैनिक 10 मई 2024 तक भारत लौटेंगे। ऑप्शन सी है मालदीव की मौजूदा सरकार चीन समर्पित सरकार है तथा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपने चुनाव कैंपेन में इंडिया गो का नारा दिया था। तथा ऑप्शन डी है चीन मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए 70% रक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है और भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का भी यह एक प्रमुख कारण है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है। दोस्तों इसका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है चीन मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए 70% रक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये गलत है। इसकी जगह होना था भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है जो उसकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा अन्य बाकी के कथन बिल्कुल सही हैं। देख लेते हैं इन्हें भी। पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरों को लेकर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी के बाद भारत और मालदीव के रिश्ते में तनाव पैदा हो गया था। ये बिल्कुल कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा। ऑप्शन नंबर बी में है मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुलाने का अल्टीमेटम दिया, फिर आपसी सहमति हुई और उसके बाद में 10 मई 2014 तक समस्त सैनिकों को वापस भारत के सैनिकों को वापस लाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर सी में है मालदीव की मौजूदा सरकार चीन समर्पित सरकार है। तो यह स्पष्टता देखा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अपने चुनाव कैंपेन में इंडिया गो का नारा दिया था और राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने चीन का दौरा किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मालदीव में भारत के विभिन्न ऑपरेशन और परियोजनाओं में कौन शामिल नहीं है? तो मालदीव में भारत के विभिन्न ऑपरेशन और परियोजनाओं में कौन सी चीज़ नहीं आती है बताना है। ऑप्शन ए है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना, ऑप्शन बी है ऑपरेशन नीर, सी है बेल्ट एंड रोड परियोजना और ऑप्शन डी है ऑपरेशन संजीवनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेल्ट एंड रोड परियोजना। यह परियोजना चीन द्वारा प्रायोजित है। इसके अलावा बाकी की अन्य 3 परियोजना जैसे कि ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना ये 2021 में प्रारंभ हुई थी। इसमें भारत मालदीव में
6.74 किलोमीटर लंबा पुल और माले और इसके आसपास नवीनीकरण ऊर्जा का के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। इसके अलावा एक अन्य परियोजना इसमें दिखाया ऑपरेशन नीर। ये 2014 में जब पानी का संकट मालदीव में आया था तब भारत ने पानी यहाँ से सेंड किया था, तो वो ऑपरेशन नीर था। उसके अलावा एक अन्य है ऑपरेशन संजीवनी। तो कोरोना काल में कोविड-19 से निपटने के लिए सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की पूर्ति भारत ने की थी, लेकिन वर्तमान में इनके रिश्तों में अभी खटास आ गई है नए राष्ट्रपति मोइज़ू के आने के बाद में। तो ये बेल्ट एंड रोड परियोजना जो है ये चीन की परियोजना है, बाकी समस्त परियोजनाएं भारत के द्वारा मालदीव में चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।